हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त पूंजी कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। और ये करेंगे हम हिंदी में आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे और क्या क्या बताने वाले हैं। संयुक्त पूंजी कंपनी की विशेषताएं क्या है, संयुक्त पूंजी कंपनियों के लाभ, इनकी सीमाएं और ये कहाँ कहाँ उपयुक्त होती है। शुरू करते हैं। संयुक्त पूंजी कंपनी वह व्यवसायिक संगठन है जिसके स्वामी बहुत से अंश पूंजी धारक यानी कि शेयर होल्डर होते हैं। तो अब सबसे पहले देखो आप कि ये क्या है। एक व्यवसाय का संगठन है, जैसे एकल स्वामित्व होता है, साझेदारी है। ठीक है, तो ये क्या है, एक व्यवसायिक संगठन है जिसके स्वामी क्या होते हैं, अंश पूंजी धारक यानी कि शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर का कंपनी पर स्वामित्व शेयर होल्डर के शेयरों के अनुपात में होता है। अतः संयुक्त पूंजी कंपनी में असमान स्वामित्व का प्रावधान है। अब आप इसको समझें कि शेयर होल्डर क्या होता है। कंपनी जो होती है संयुक्त पूंजी कंपनी, उसकी जो पूंजी है वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है। पार्ट्स यानी कि शेयर, और वो शेयर जो है वो खरीदते हैं, है ना, उनको क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर। जो व्यक्ति शेयर खरीदता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर जो है, कोई तो बहुत सारे शेयर खरीद लेगा, कोई कम खरीदेगा। ठीक है, तो जिसके पास जितने शेयर्स होंगे उसका कंपनी का स्वामित्व जो है उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि संयुक्त पूंजी कंपनी में असमान स्वामित्व का प्रावधान है। यानी कि अलग अलग स्वामित्व होता है। जिसके पास शेयर ज्यादा होंगे वो उसका ज्यादा जो है उसमें स्वामित्व अपना मानेगा। ठीक है, और जिसके पास कम होंगे तो वो कम स्वामित्व का अधिकार पाएगा, यानी कि उसकी लाइबिलिटी सिर्फ शेयर तक ही सीमित रहेगी। भारत में कंपनियां भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा शासित होती हैं। कौन सा अधिनियम है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। ठीक है, इसके अंडर ही सारी कंपनियां आती हैं। अधिनियम के अनुसार एक कंपनी का अभिप्राय उस कंपनी से है जिसकी स्थापना तथा पंजीकरण इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। यानी कि जो भी कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकरण हुई है, यानी कि रजिस्ट्रेशन हुई है, और इसी के अंडर उसकी स्थापना हुई है ना, इसी के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार जो स्थापित और पंजीकृत हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो अब आप समझिए कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यानी कि संयुक्त पूंजी कंपनी क्या है, विधान द्वारा निर्मित एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है। क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है जिसका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व होता है। इसका शाश्वत जीवन तथा एक सार्वमुद्रा यानी कि कॉमन सील होती है। अब आप इसको ध्यान से समझिए, इसी में इसका पूरा डेफिनेशन है। समझो कि संयुक्त पूंजी कंपनी क्या है। सबसे पहली बात, विधान द्वारा निर्मित, विधान यानी कि एक लॉ द्वारा निर्मित एक ऐसा क्या है, कृत्रिम व्यक्ति, यानी कि सच में व्यक्ति तो नहीं है लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है जिसका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व होता है, जिसका शाश्वत जीवन होता है यानी कि वो निरंतर चलती रहती है, तथा एक सार मुद्रा होती है यानी कि उसकी अपनी एक सील होती है, कॉमन सील, यानी कि उसके नाम से एक सार मुद्रा या कॉमन सील होती है। और कंपनी की पूंजी समान मूल्य वाले अंशों में विभाजित होती है, यानी कि टोटल जो भी कंपनी की कैपिटल है, पूंजी है, वो क्या होती है, छोटे छोटे समान मूल्य यानी कि एक समान मूल्यों से क्या करते हैं, उसको विभाजित करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, शेयर्स। कंपनी के सदस्यों जिनके पास एक या उससे अधिक अंश हो कंपनी के अंशधारक कहलाते हैं। कोई भी सदस्य है जिसके पास एक शेयर है या उससे ज्यादा है, शेयर अंश यानी कि शेयर है उस कंपनी के, तो वो क्या होते हैं, शेयर होल्डर कहलाते हैं, यानी कि कंपनी के अंशधारक कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे हम करते हैं संयुक्त पूंजी कंपनी की विशेषताएं, क्या क्या इसके गुण हैं, तो उसी से हमें इसके बारे में और पता लगेगा। सबसे पहले है कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति। एक कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है। एक व्यक्ति जिस प्रकार जन्म लेता है, बड़ा होता है, आपसी संबंध विकसित करता है और क्या हो जाता है, वो फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, एक व्यक्ति जो बड़ा हो रहा है, जन्म ले रहा है, फिर वो संबंध विकसित करता है और बाद में वो मृत्यु को प्राप्त होता है। उसी प्रकार एक संयुक्त पूंजी कंपनी भी जन्म लेती है, बड़ी होती है, आपस में संबंध स्थापित करती है और क्या हो जाता है, फिर एंड में मृत्यु को प्राप्त होती है, यानी कि वो खत्म हो जाती है। हालांकि इसे एक कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म, विकास और मृत्यु सब कुछ जो है वो कानून द्वारा नियमित होता है। दूसरा है स्वतंत्रता वैधानिक इकाई। स्वतंत्रता वैधानिक इकाई यानी कि कंपनी एक पृथक वैधानिक इकाई है जो अपने सदस्यों से भिन्न है, यानी कि वो अलग है। उसके जो सदस्य हैं, जो उसमें काम कर रहे हैं, जो शेयर होल्डर है वो अलग है और कंपनी एक
अलग तरह से अपनी पहचान बनाती है। यह अपने नाम से संपत्ति रखती है, किसी से अनुबंध कर सकती है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, या दूसरों पर मुकदमा दायर कर सकती है, ठीक है, और दूसरे भी इस पर मुकदमा कर सकते हैं। अगली है शाश्वत जीवन। एक कंपनी का जीवन क्या होता है? शाश्वत, यानी कि निरंतर चलता रहता है, तथा इसके जीवन पर इसके सदस्यों के अथवा संचालकों के मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई किसी की डेथ हो रही है डायरेक्टर की, या कोई अनसाउंड माइंड का हो गया, या दिवालिया हो गया, तो उससे क्या हुआ? किसी कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे ही चलती रहेगी। अब पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि ये चलती ही रहेगी कंपनी, है ना, इसके सदस्यों को चाहे कुछ भी हो जाए, ये चलती रहेगी। अगला है सीमित दायित्व। इसका क्या मतलब हुआ? एक कंपनी जो है, सीमित कंपनी के सदस्य का दायित्व उसके द्वारा लिए गए जो अंश है अथवा उसके द्वारा दी गई जो गारंटी है उस तक ही सीमित रहता है। अगर कंपनी में कोई लॉस हो रहा है या कुछ भी ऐसा घटित हो गया कि अब सदस्य क्या करेंगे, उनको अपना पूंजी में से कुछ देना पड़े, तो वो वहीं तक सीमित होंगे जितने उन्होंने अंश लिए हुए हैं, है ना। जैसे अब एकल स्वामित्व था या साझेदारी थी, उसमें क्या होता था, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी उसको लॉस को पूरा करना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या है? सीमित दायित्व है, यानी कि सीमित जो कंपनी है उसमें दायित्व सदस्यों का क्या होता है? सीमित। कहाँ तक? जहां तक उन्होंने अंश या गारंटी ली हुई है। सार्वमुद्रा यानी कि कॉमन सील। एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण क्या होता है, कंपनी स्वयं तो हस्ताक्षर नहीं कर सकती, अपने साइन नहीं कर सकती है, तो क्या करती है, वो अपनी एक सार्वमुद्रा यानी कि कॉमन सील रखती है। अपना मतलब जैसे हम सील लगाते हैं ना किसी का, गजटेड ऑफिसर से हमने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो साइन करने हैं तो उसमें एक सील लगाते हैं, वो अपनी उसके ऊपर साइन करते हैं, तो इसी तरह से कंपनी क्या करती है, अपनी एक सील सार्वमुद्रा जो है वो होती है। अगला है, अगली विशेषता क्या है? अंशों की हस्तांतरणीयता। एक जो सार्वजनिक सीमित कंपनी होती है उसके अंश क्या होते हैं? स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरणीय होते हैं, यानी कि उसके जो शेयर्स है वो क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं स्कंद विनिमय यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। यानी क्या किया जाता है? खरीदा और बेचा जाता है। अगर कोई एक शेयर होल्डर है, अपने शेयर वो किसी को बेचना चाहे तो वो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा उसको बेच सकता है, या किसी अन्य कंपनी के शेयर जो है वो खरीदे जा सकते हैं। अगली विशेषता स्वामित्व तथा प्रबंध। एक सार्वजनिक कंपनी जो है वो क्या करेगी, उसके सदस्यों की संख्या सामान्यतः काफी अधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, क्या वो उसमें अपने डे टू डे काम में जो है वो भाग नहीं ले सकते, ठीक है। वो सभी क्या करते हैं, उनमें से अधिकांश जो है वो अपने कंपनी के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन में भाग क्या कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो वो क्या किया जाता है, तो कंपनी का प्रबंध कौन करता है? संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो क्या करते हैं, कंपनी का प्रबंध करते हैं, है ना। जिसमें क्या होता है, संचालकों को सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जिसमें वो सदस्य जो है वो जो शेयर होल्डर्स है वो चुनते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और कंपनी का स्वामित्व उसके प्रबंध से अलग होता है, यानी कि ओनर तो अलग है। ओनर कौन हुए? शेयर होल्डर्स। और प्रबंधक कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो ये थी इसकी विशेषताएं। तो अब हम करेंगे संयुक्त पूंजी कंपनियों के लाभ क्या हैं। व्यवसायिक संगठनों के कंपनी के जो स्वरूप हैं, इसके अन्य स्वरूपों की तुलना में बहुत सारे लाभ हैं, यानी कि जो पार्टनरशिप है या आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है उससे कहीं अधिक इसमें लाभ हमें प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहली बात है सीमित दायित्व। एक कंपनी के जो अंशधारक हैं उनका दायित्व क्या होता है, सिर्फ उनके जो अंश उन्होंने खरीदे हैं उसके मूल्य तक ही सीमित होता है, यानी कि उनको जो जो भी अगर कहीं कंपनी को लॉस हो गया तो सिर्फ उनके अंशों तक ही उनका दायित्व सीमित रहेगा। दूसरा है वृहद वित्तीय संसाधन। स्वामित्व का कंपनी जो स्वरूप है विशाल वित्तीय संसाधन जुटाने में सक्षम होता है। अब जो पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास पूंजी है वो ओनर्स की होती है और वो बहुत कम होती है। लेकिन कंपनी में क्या होता है, एक कंपनी की पूंजी कम अंकित मूल्य वाले अंशों में विभाजित होती है, जिससे कम आर्थिक संसाधनों वाले व्यक्ति भी कंपनी के अंश का क्रय कर सकते हैं। यानी कि इसके छोटे छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास पूंजी कम भी हो वो भी इसमें लगा सकते हैं, जिनके पास पूंजी ज्यादा हो वो भी इसमें लगा सकते हैं, और एक कंपनी जो है उसके पास विशाल पूंजी जो है वो आ जाती है। अगला है निरंतरता। एक कंपनी जो है वो व्यवसायिक जीवन में दीर्घ काल तक चलती रहती है। कैसे? क्योंकि
इसमें निगमित संस्था के जो रूप में ये निरंतर चलती रहती है, और अगर इसके सदस्यों की अगर मृत्यु भी हो जाए या वो छोड़कर चले जाए तो कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करती रहती है, उसके स्वामी उसके जो संचालन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो निरंतर चलती रहती है। अंशों की हस्तांतरणीयता, एक सार्वजनिक जो सीमित कंपनी है, वो अपने जो सदस्य हैं वो अपने अंशों का स्वतंत्रता पूर्वक अन्य सदस्यों की सहमति के बिना हस्तांतरण कर सकते हैं, यानी कि वो बेच सकते हैं अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कभी भी किसी को भी। जोखिम का वितरण, एक कंपनी में हानि का जोखिम बहुत सारे सदस्यों पर बिखरी हुई अवस्था में होता है, यानी कि अगर कंपनी को जोखिम हो गया या कोई लॉस हो गया तो क्या होगा, वो सारे सदस्यों पर जो है वो बिखर जाता है, एक ही व्यक्ति पर उसका भार नहीं पड़ता, तो इसमें जोखिम जो है उसका वितरण हो जाता है। ठीक है, कंपनी में हानि जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है वो उनके ऊपर आ जाती है, और वो थोड़े थोड़े अपने जितने भी अंश हैं दिए हुए उसी तक सीमित रहेगी, वो एक ही व्यक्ति पर नहीं होगी। सामाजिक लाभ, कंपनी संगठन समाज की बचतों को संगठित करके उद्योग में निवेश करने में सहायता करता है। कंपनी संगठन क्या है, समाज के जो लोग होते हैं उनसे ही पूंजी वो एकत्रित करेगा थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और वो उद्योग में लगाएगा, जिससे क्या होगा, समाज को भी लाभ हो जाता है। तो अब हम करेंगे संयुक्त पूंजी कंपनियों की सीमाएं क्या है। लाभ देख लिए हमने, तो अब हम इसकी सीमाएं देखेंगे भी, इसमें भी कुछ कमियां हैं, कुछ इसकी सीमाएं हैं। तो सबसे पहले क्या है, गठन में कठिनाई, यानी कि एक कंपनी का गठन जो है बहुत मुश्किल और खर्चीला होता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स प्रपत्रों को तैयार करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जमा कराना पड़ता है। ठीक है, इसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। दूसरा है अत्यधिक सरकारी नियंत्रण, एक कंपनी को अपने दिन प्रतिदिन के प्रचालन में विस्तृत वैधानिक विनियमनों को निभाना पड़ता है, यानी कि जो भी कंपनी के लॉ होते हैं उसी के अंडर कंपनी को काम करना पड़ेगा। उनको अपनी सामयिक यानी कि जो भी टाइम टू टाइम रिपोर्ट है वो देनी पड़ेगी, अंकेक्षण यानी कि ऑडिट करवाना पड़ेगा, लेखों का प्रकाशन करवाना पड़ेगा, यानी कि जो भी उनकी साल के जो भी उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको जो है उनको प्रकाशन करवाना पड़ेगा, यानी कि उसको जो है सबके सामने वो सबको दिखाना जरूरी है, जो भी अगर गवर्नमेंट है, शेयर होल्डर्स हैं, सबको जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो देनी पड़ेंगी। ठीक है, अगला है निर्णय में देरी। इसका क्या मतलब हुआ, प्रबंध के कई सारे जो स्तर हैं वो निर्णयों को लेने में समस्याएं उत्पन्न करते हैं, क्योंकि मीटिंग्स करनी पड़ती है, सभाएं बुलाने में और प्रस्ताव पारित करने में बहुत समय जो है वो व्यर्थ हो जाता है, और क्या होता है, जो भी डिसीजन है, जो भी निर्णय है, वो उसमें काफी देरी हो जाती है। अगला है गोपनीयता का अभाव। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक कंपनी को अपने सारे कार्यों में विभिन्न सूचनाएं जनता को प्रस्तुत करनी होती है ना, तो इसलिए क्या होता है, इसमें गोपनीयता का अभाव होता है, क्योंकि सारी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो क्या होगी, वो प्रस्तुत करनी पड़ेगी सबके सामने, जनता के सामने, गवर्नमेंट के सामने, तो फिर वो क्या रह जाएगा, उसमें गोपनीयता नहीं होगी। तो अब आप देखो कि संयुक्त पूंजी कंपनी कहाँ उपयुक्त होगी, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो बड़े व्यवसायों के लिए जो जो ये कंपनी का स्वरूप है वो उपयुक्त है, क्योंकि बड़े पैमाने पर प्रचालन हेतु बड़ी मात्रा में पूंजी संग्रहण का संभव हो जाता है, यानी कि कैपिटल जो है, पूंजी जो है वो बड़े व्यवसायों के लिए चाहिए होगी, तो कैसे करेंगे उसका स्वरूप, कंपनी संगठन द्वारा। जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, संयुक्त पूंजी कंपनी है, ये बड़े बड़े व्यवसायों के लिए बिल्कुल उपयुक्त मानी गई है। जैसे कि मशीन निर्माण है, सूचना प्रौद्योगिकी, लौह एवं इस्पात, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, उर्वरक इंडस्ट्री है, या औषधि उद्योग है, इसमें संयुक्त पूंजी कंपनी का जो स्वरूप है उसी में ये संगठित किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो होप है आपको ये वीडियो जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जो हमने संयुक्त पूंजी कंपनी के बारे में बताया है। अगले वीडियो में हम इसके प्रकार बताएंगे, है ना, कितनी तरह की संयुक्त पूंजी कंपनी होती है। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे ज़रूर आप लाइक करो, सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।